नमस्कार, मैं हूं लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन क्लास लेकर आई हूं जो कि हिस्ट्री से रिलेटिव है और यह प्राचीन काल का इतिहास है। आज हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक काल। क्या है हमारा टॉपिक? वैदिक काल। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक काल में जानेंगे कि वैदिक काल का समय क्या था, कब से कब तक वैदिक काल चला था। तो वैदिक काल का समय था 1500 बीसी से बीसी यानी ईसा पूर्व। इससे पहले मैं इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रही थी तो बता चुकी हूँ बिफोर क्राइस्ट होता है। 1500 बीसी से कब तक चला? 600 बीसी तक। ये इसका जो समय था, इसका जो टाइम पीरियड था, कब से कब तक था? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। अब है वैदिक काल को दो समय कालों में बांटा गया है। क्या कर रहा है कि वैदिक काल जो था इसको दो समय काल में बांटा गया, यानी अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया। एक क्या था हमारा? ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या था? उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या था? तो उसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। क्या था? वैदिक काल का टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी। लेकिन वही क्या था हमारा उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड, उसका समय काल क्या था? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। क्या था? 600 बीसी तक। उसके बाद हमारा क्या, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक काल को। वैदिक काल को कितने भागों में बटा, कितने समय कालों में बटा गया है? तो दो समय कालों में बटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो आज हम लोग क्या करेंगे? ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही दिन में सारा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आज ऋग्वैदिक काल को करते हैं, फिर ऋग्वैदिक काल को भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है। एक में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो पार्ट में करेंगे। ऋग्वैदिक काल, अभी हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, यही था। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन दिया ही जाता है। कभी पूछ देता है कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, कभी पूछ देता है ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, और कभी ये भी पूछ देता है कि उत्तर ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर एक इतिहासकार थे जिनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान यानी उसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। यानी कि यह इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, भारत में इसका निवास स्थान, मूल निवास स्थान नहीं है। इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया में था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। यानी कि आर्यों के द्वारा जो सभ्यता स्थापित किया गया, जो सभ्यता विकसित किया गया, वही सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाया। क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता कहलाया। नेक्स्ट देखेंगे, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। क्या करा? आर्य लोग जो मध्य एशिया से भारत में आए, तो उस समय अफगानिस्तान भी भारत का ही पार्ट होता था, पंजाब भी। तो सबसे पहले आकर के वो लोग कहाँ बसे? सबसे पहले पंजाब में और अफगानिस्तान में आकर के बसे। यह सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उसके ठीक विपरीत है यह वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या था? उसमें ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण जीवन यापन किया जाता था। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या था कि उसमें नगरीय सभ्यता थी। और उस समय आर्यों की भाषा क्या थी? तो उन लोगों की भाषा थी संस्कृत। वे लोग संस्कृत बोला करते थे। यह समाज पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता जो था यह पितृ प्रधान था। समाज की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था या परिवार माना जाता था।
परिवार जो है वो परिवार यानी कि कुल, वंश, उसी को सबसे छोटा इकाई माना जाता था। और वो कुल का यानी परिवार का मुखिया जो होता था, जो गार्जियन होते थे, उसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। आज हमारे गार्जियन कौन होते हैं? फादर होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। तो ये जो घर के मुखिया जो होते थे, परिवार के जो मुखिया होते थे, उन्हें कुलप कहा जाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। क्या करा? आर्य लोग जो थे, इनके प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन थे? जैसा कि अभी हमने बताया कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल यानी वंश। तो 5 भागों में प्रशासनिक इकाई को बांटा गया। तो सबसे पहला क्या है? कुल था। उसके बाद ग्राम, विष, जन तथा राष्ट्र। इन सभी यानी कि वैदिक काल में आर्य लोग अपने प्रशासनिक चीज़ों को 5 भागों में बांटा था। प्रशासनिक यानी कि सही ढंग से समाज को कैसे चलाया जाए, किस प्रकार से किस सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाए, तो उसको चलाने के लिए 5 भागों में 5 इकाइयों में बांटा गया था। क्या क्या अभी हमने बताया? कुल, विष, ग्राम, जन तथा राष्ट्र। अब इन सब का प्रयोग कितने बार किया गया है? हालांकि हमने यहाँ लिखा नहीं है कितने बार किया गया है, लेकिन बता देती हूँ कितने बार किसका प्रयोग किया गया है। जन, सबसे पहले ये जन जो है, जन का प्रयोग ऋग्वेद में 275 बार किया गया है। कितने बार किया गया है? 275 बार। 275 बार किया गया है। वही विष जो है, ये विष जो है, इसका प्रयोग 170 बार किया गया है। 170 बार। सभा यहाँ नहीं दिया है। सभा होता है एक, सभा का प्रयोग 8 बार किया गया है। कितने बार किया गया है? सभा का प्रयोग 8 बार किया गया है। और यह वही समिति होता है, सभा और समिति होता है इसमें। तो समिति का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो समिति का प्रयोग 9 बार किया गया है। समिति का प्रयोग 9 बार किया गया है। और शूद्र जो होता है जाति, सबसे नीचे जाति का माना जाता था, तो शूद्र का प्रयोग कितने बार किया गया है? 1 बार किया गया है। शूद्र शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। इसके आगे हम लोग और भी बताएंगे, फिलहाल अभी इतने ही बताते हैं। कितने बार किया गया है शूद्र का प्रयोग? 1 बार किया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, यानी जनता क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके कार्यों को देखने के लिए, उसके प्रतिदिन की एक्टिविटी को देखने के लिए एक गुप्तचर होते थे। उस गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अस्पस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्पस। गोचर भूमि का अधिकारी है। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वज्रपति होता था। कौन होता था? वज्रपति। और अपराधियों को पकड़ने वाले जो होते थे, जो अपराधी, जो कोई अगर कोई अपराध किया है, कोई अगर गलती किया है और वह अगर पकड़ाया नहीं है, अगर वो भाग रहा है, तो उसे पकड़ने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता था? उग्र। क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राजा को सलाह देने वाली जो संस्था होती थी वो सभा और समिति होता था। अभी हमने बताया कि सभा और समिति, सभा का प्रयोग कितने बार किया गया है? 8 बार किया गया है। सभा का प्रयोग 8 बार किया गया है। और ये सभा क्या है? राजा को सलाह देते थे। सभा में जो लोग होते थे वे राजा को सलाह देते थे, और समिति के लोग भी। और समिति का प्रयोग कितने बार किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। समिति का प्रयोग 9 बार किया गया है। क्वेश्चन दे देता है कि वैदिक काल में सभा एवं समिति का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो सभा का प्रयोग 8 बार और समिति का प्रयोग 9 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विद्वत थी, यानी कि सबसे प्राचीन संस्था जो थी, सबसे पुरानी संस्था थी, वो क्या थी? विद्वत थी, जिसे क्या कहा जाता था? जनसभा भी कहा जाता था। विद्वत को ही जनसभा भी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विद्वत में भाग लेती थी। क्या कर रहा है कि ऋग्वेदिक काल में सभा में और विद्वत में महिलाएं जो होती थी वो भी भाग लेती थी। उनको भी यह अधिकार था कि वो वहाँ जा कर के उपस्थित हो, लेकिन सिंधु सभ्यता में यह नहीं था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितने नदियों का ऋग्वेद के काल में, यानी कि वैदिक काल में, वैदिक काल का जो 2 पार्ट था तो उसमें ऋग्वेदिक काल में पहला जो ऋग्वेदिक था उसमें कितने बार किया गया है? ऋग्वेदिक काल में 25 बार नदियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। 25 नदियों का जो जिक्र किया गया है उसमें से सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। किस नदी को माना जाता था? सरस्वती नदी को। गंगा का प्रयोग एक बार किया गया है। गंगा नदी जो हम लोग आज अभी बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, उसका उपयोग कितने बार किया गया था? तो एक ही बार किया गया था। और यमुना नदी का 3 बार किया गया था। कितने बार? 3 बार। इससे भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में, वैदिक काल के ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो सरस्वती नदी थी। और सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो सरस्वती नदी थी। और अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि गंगा नदी का प्रयोग कितने बार किया गया, तो गंगा नदी का प्रयोग 1 बार किया गया है और यमुना नदी का 3 बार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज शब्द का वर्णन किया गया है। किस शब्द का? दशराज शब्द का, जो कि दशराज यानी कि ये लड़ाई हुआ था, जो कि पड़ोसनी यानी पड़ोसनी को ही पड़ोसनी भी कहते हैं। और अभी का जो वर्तमान का जो रावी नदी है उसे पहले पड़ोसनी नदी कहा जाता था। तो यह जो हुआ था, दशराज का युद्ध जो हुआ था वो पड़ोसनी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। किसके बीच? सुदास एवं 10 जनों के बीच यह लड़ाई हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। तो ये रहा आज का हमारा क्लास हिस्ट्री का। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल में इसी तरह से क्लास देखने के लिए बने रहें। और अगर आप पहले का क्लास नहीं देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं देखें या फिर झारखंड से रिलेटिव क्लास नहीं देखें, तो हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।